नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जान रहे हैं कि मूंगफली की खेती हम कैसे लगा सकते हैं और किस महीने में लगानी चाहिए। क्योंकि किसान भाई मूंगफली लगा तो लेते हैं लेकिन उनको निश्चित समय नहीं पता होता है कि किस महीने में लगानी चाहिए और किन किन चीज़ों की सावधानी आपको बरतनी चाहिए, वो नहीं पता होता है। और निश्चित समय नहीं पता होने के कारण हमारी फसल अच्छा उत्पादन नहीं दे पाती है और जो हमें मंडी में जो भाव मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अर्न टू बिजनेस। मैं हूं आपका दोस्त विजय। तो आज की वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं मैं कि आप मूंगफली की खेती कैसे लगा सकते हैं और किस महीने में लगानी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुकूल समय की। तो किसान भाइयों, अनुकूल समय जो मूंगफली का माना गया है वो मई जून में आप लगा सकते हैं। वैसे तो ये मूंगफली की खेती दो दो सीजन में लगाई जाती है और एक मूंगफली की खेती एक तिलहनी फसल है जो कि खरीफ और जायद के सीजन पर लगाई जाती है। एक निश्चित समय की बात करें तो खरीफ सीजन के लिए जून और जुलाई में लगा सकते हैं, ये सही समय होता है। और जायद के लिए मार्च अप्रैल के महीने में लगा सकते हैं आप। और दक्षिण भारत में तीनों समय में ये मूंगफली की खेती कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों, तापमान हमारे कितना होना चाहिए इस फसल के लिए। तो जो मूंगफली की खेती के लिए जो अनुकूल उच्चतम तापमान माना गया है वो 15 से 35 सेंटीग्रेड माना गया है। और इसकी जो मिट्टी की बात करते हैं कि खेत की मिट्टी जो है वो कैसी होनी चाहिए, किस तरीके की होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, मिट्टी काली मिट्टी में आप मूंगफली की खेती कर सकते हैं और काली दोमट में कर सकते हैं, काली चिकनी में कर सकते हैं। पीली मिट्टी के साथ साथ मीडियम हल्की मिट्टी या आप मूंगफली की खेती लगा सकते हैं। और बात आती है किसान भाइयों की हमारी जो खेत है उसकी पीएच वैल्यू का मान कितना होना चाहिए। क्योंकि हम पता कर सकते हैं अगर हमारी जो पीएच वैल्यू है खेत की वो क्या है, और उसमें हम अगर कम है तो उसमें हम किस तरीके से कि पीएच वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। तो जो मूंगफली की खेती के लिए जो पीएच वैल्यू उच्चतम मानी गई है किसान भाइयों, 5.5 से लेके 7.5, और उच्चतम ये पीएच वैल्यू अभी तक मानी गई है। और किसान भाइयों, आपको मैं बता दूं कि आपके खेत में अगर जल जल भराव की अगर समस्या है तो उस खेत में मूंगफली की खेती बिल्कुल नहीं लगाएं। अगर आपके खेत में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था है तभी इस खेती को लगाएं। क्योंकि बारिश के संबंध में थोड़ी समस्या आ जाती है जल भराव के कारण, जो कि फसल को नुकसान पहुंचाता है ज़्यादा पानी भर जाने के कारण। अब बात करते हैं किसान भाई उत्पादन उत्पादन जो कि आप 1 एकड़ से 14 से 15 प्रति एकड़ से ले सकते हैं, यानी कि 14 से 15 क्विंटल आप मूंगफली 1 एकड़ से निकाल सकते हैं। लेकिन उत्पादन डिपेंड करता है खाद और दवाइयों पर। अगर आपने दवाइयों और खाद सही शेड्यूल से अपने मेंटेनेंस से तरीके से अपने खेत में डाला है और फंगस जनक बीमारियों से बचने के लिए, जैसे दीमक हो गई और जो सफ़ेद कीट होते हैं उसने बचने के लिए अगर आपने बोने से पहले उसमें कुछ फर्टिलाइज़र डाले हैं तो आप अपनी खेती से उत्पादन बहुत अच्छा ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपके खेत में मूंगफली में जो कि बीमारियां नहीं लगेगी तो अच्छा खासा उत्पादन भी देखने को मिलेगा। और कीट आ जाने के कारण और सटीक जानकारी न होने के कारण ऐसे भी हम लोग खर्च कर देते हैं फसल लगाने में, लेकिन उत्पादन उतना नहीं हो पाता है। क्योंकि हम दवाइयों का सही समय पर कोई भी हम शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हमें अपनी फसल की टेक केयर यानी कि देख रेख बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। और किसान भाइयों, अगर दवाइयों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर हम निश्चित समय पर दवाइयाँ नहीं डालते हैं तो। अब किसान भाइयों, खेत की तैयारी के बारे में मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले अपने खेत में पलेवा कर देना है। पलेवा करने के बाद में 4 से 5 दिन के बाद में आपको गहरी जुताई करवानी होगी, जिससे कि जो उस आपके खेत में मोटा घास है, जो मोटा घास जो कि मूंगफली की फसल पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। क्योंकि मोटा घास एक ऐसी घास है जो कि कोई भी फर्टिलाइज़र दवा इसे नष्ट नहीं कर सकती है।
तो सबसे पहले आपको खेत की जुताई के लिए प्लाऊ से जुताई करवाएं, जिससे कि वो गहरी जुताई होगी तो उससे जो मोटा घास की जड़ है, वो जो बीज है वो ऊपर निकल के आ जाएगा, जो कि धूप से वो सूख के नष्ट हो जाएगा। तो उससे खरपतवार भी नहीं होगा और आपकी फसल में कोई मोटा का कोई इंसेक्टिसाइड नहीं होगा। और बाद में खेत की जुताई करा दें। 10 से 15 दिन बाद जुताई कराने के बाद में कल्टीवेटर से जुताई कराने, फिर उसके बाद में रूटावेटर से उसको समतल करा दें। रूटावेटर चलाने के बाद में किसान भाइयों उसमें आपको खाद डालने होंगे, जो कि बेसल डोज की बात करते हैं। जैसे खाद 3 से 4 ट्रॉली अगर सड़ी हुई गोबर की खाद है तो उसे डाल दें। उसके साथ में DAP 5 kg और SSP 100 kg, MOP यानी 30 से 40 kg डाल सकते हैं। और उसी के साथ में आप सफ़ेद सुड़ी की बीमारियों से बचाने के लिए अपनी फसल को 5 kg फिप्रोनिल डाल सकते हैं, जो कि 33% मिक्स करके आपको और अच्छी तरह से मिला करके अपने खेत में डाल देना है। फिर उसके बाद में जुताई कराने के बाद रूटावेटर से समतल करा दें। तो उसके बाद में हम बात करते हैं किसान भैया पोषक तत्वों की। पोषक तत्व आप इसमें डाल सकते हैं, नाइट्रोजन डाल सकते हैं, फास्फोरस और पोटास, सल्फर, कैल्शियम की आवश्यकता ज़्यादा होती है। और जिप्सम खाद भी आप डाल सकते हैं। जिप्सम खाद सल्फर 13.5% वाला डालना है आपको, और कैल्शियम 19% वाला डालना। प्रति एकड़ के हिसाब से 50 kg खेती की तैयारी करते समय आपको ये डालना होगा। और जिप्सम काफ़ी सस्ता भी मिलता है और इस पर सरकार सब्सिडी भी देती है, जो कि 50 kg प्रति एकड़ की दर से खेत में डाल देना चाहिए आपको। और बात करते हैं किसान भाई बीज की। तो बीज की आपको ज़रूरत पड़ेगी 1 एकड़ में, अगर आप 16 इंची पर बुआई करते हैं तो 30 से 40 किलो प्रति एकड़ पे बीज की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इसी को बेड बना करके अगर बोना चाहते हैं तो उसमें बीज की आवश्यकता कम पड़ेगी। अब बात करते हैं बीज को उपचारित यानी उपचार कैसे करें, सीड ट्रीटमेंट। तो किसान भाइयों सीड ट्रीटमेंट के लिए आपको कार्बोनडाजिम डाल देना, जो 12% वाला होता है, प्लस मानकोजुब डाल देना 63% WP वाला। 10 kg सीड को 50 ग्राम में उपचार करना होगा आपको। और इसी के साथ में थाइपोनेट मेथाइल डाल देना है 45% वाला, प्लस पेमरा क्लोरेस्टोबिन डाल देना है 5% FS वाला। और 10 kg सीड को 20 ml से उपचारित करना पड़ेगा आपको बीज को। इसके उपचारित करने के बाद में आपको 40 से 45 मिनट तक अपने बीज को छाँव में सुखाएं। छाँव में सुखाने के बाद में आपका जब जो उस पर आपने उपचारित किया है वो दवा सूख जाएगी। उसके बाद में अगर सीड को आपने अच्छी तरह से उपचारित कर लेते हैं तो फंगस जनक जो बीमारियां, जो जैसे कि दीमक हो गया, फफूंद हो गई, ऐसी बीमारियों से अपनी फसल को आप बचा सकते हैं अगर आपने बीज बोने से पहले ट्रीट कर लिया अपने बीज को। तो अब बात करते हैं किसान भाइयों सीड सोविंग की, यानी कि जो बीज बोने की दूरी है वो कितनी होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी खास बात है, क्योंकि बीज अगर आप सही समय पर बो रहे हो तो वो अच्छी है, लेकिन उसकी जो डिस्टेंस दूरी है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो लाइन से लाइन की दूरी आपको 16 इंच रखनी पड़ेगी। पौधे से पौधे की दूरी 2 से 3 इंच रखनी पड़ेगी। और गहराई आपको 2 से 2.5 इंच तक आपको रखनी चाहिए बस। अगर मूंगफली की बुवाई कई विधियों द्वारा की जाती है। अगर आप बेड बनाकर भी करेंगे तो बेड बनाने के बाद में आपको बीज की आवश्यकता कम रही पड़ेगी और उसी के साथ में आपका जो उत्पादन है वो अधिक होगा। अगर आप बेड बना करके अपनी मूंगफली की खेती करना चाहते हैं तो उसके साथ में आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है तो। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाई उन्नत किस्में कौन कौन सी हम बो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो अपने जो किसान भाई अपनी जो एरिया में इन्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा जो कि वैरायटी है उसने उत्पादन ज़्यादा दिया है उसी वैरायटी को अपने खेत में लगाना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि क्लाइमेट के हिसाब से ही उत्पादन, जितनी भी वैरायटी होती है उत्पादन उतना ही टेम्परेचर के अकॉर्डिंग देती हैं। तो वैसे मैं बता देता हूँ चाइना वैरायटी
G10 लगा सकते हैं, TBG39 लगा सकते हैं, GJ लगा सकते हैं और CGM1 लगा सकते हैं और बटानी F1 लगा सकते हैं और जायद के लिए RG141 एंड TAG24 लगा सकते हैं। तो मूंगफली जो एक जीवन चक्र की बात करते हैं किसान भाई, लाइफ सर्कल, ये आपकी कल्टीवेशन के लिए 120 से 125 दिन में तैयार हो जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं हम किसान भाइयों खरपतवार रोकने के लिए 3 विधियों के द्वारा आप खरपतवार को रोक सकते हैं। एक तो है लेबर द्वारा, दूसरा है मशीन या एवं यंत्र द्वारा, तीसरा है रासायनिक विधि द्वारा। आप रासायनिक विधि के द्वारा कर सकते हैं, जो कि आपको कुछ दवाइयाँ अपने खेत में स्प्रे करनी पड़ेगी। पेंडामेथिलिन डाल देना है आपको 30% EC वाला, बुवाई के 2 से 3 दिन के अंदर आपको स्प्रे कर देनी है। 20 लीटर पानी और 1 लीटर दवाई को घोल बना करके स्प्रे कर दें प्रति एकड़ के हिसाब से, तो आप जो खरपतवार पर उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं बुवाई के बाद में भी आप खरपतवार को कैसे रोक सकते हैं। तो उसके लिए जो आपको स्प्रे करनी है प्रोपाक्यूजाफ ऑफ 2.5% वाला प्लस इमोजी थाइपर 3.75% वाला WWME 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी के साथ में स्प्रे कर देना है, जो कि एक जिद्दी खरपतवार होता है, मोटा होता है। अगर आपने पहले ही मैंने बताया कि अगर आपने अपने खेत की गहरी जुताई करवा ली है तो मोता से आप छुटकारा पा सकते हैं। बात करते हैं किसान भाइयों कि जो हमारे मूंगफली की फसल में जो रोग आते हैं उन पर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो मूंगफली में पीलापन की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, जो कि पत्ते पीले पड़ने लगते हैं और उसकी डंठल है वो भी पीली पड़ने लगती है। तो मूंगफली के पीलापन की समस्या के कई कारण होते हैं, सल्फर के कारण, नाइट्रोजन की कमी के कारण और तीव्र गति से फैलता है। लेकिन बुवाई से पहले हम पोषक तत्व अगर खेत में अच्छी तरह से डाल देते हैं तो ये पीलापन नहीं आएगा। अब बात करते हैं रस चूसक जो एक रोग होता है उसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सी बेस्ट कीटनाशक दवा है उसको स्प्रे करना चाहिए। तो थाई मेथोक्जाम होता है 25% WG वाला 8 ग्राम लेकर के आपको 15 लीटर के घोल बनाकर 15 लीटर की प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर देना है। और एसी फैट डाल सकते हैं 50% वाला प्लस एमिडाक्लोप्रिड डाल सकते हैं 1.8% SP। ये घोल बना करके 15 लीटर पानी में आपको स्प्रे कर देना है। तो किसान भाइयों, अगर आप सिंचाई सही समय पर करते हैं तो आप अपनी खेती को भी बीमारियों से भी बचा सकते हैं। और सही समय पर अगर आप नहीं करते हैं तो आपको बहुत सारी परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती हैं, जो कि फंगस आने लगती है। तो फंगस जनक जो बीमारियां उन पर भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बीमारी की बात करें तो लीव स्पॉट यानी कि पत्तों पे जो धब्बे आ जाते हैं ब्लैक कलर के, उन पे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ये गंभीर समस्या होती है किसान भाइयों, जो कि आप टेबुकोनाजोल 10% सल्फर 65% WG वाला और 40 ग्राम लेकर के आपको 15 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर देना है आप। और किसान भाइयों, उत्पादन बढ़ाने के लिए आपको खाद और सिंचाई पर विशेष ध्यान देना होगा। अगर आप खाद और सिंचाई पर विशेष ध्यान देते हैं तो उत्पादन भी उतना ही अधिक आप ले सकते हैं। और कंद और पौधे की जो वृद्धि है उसको बढ़ाने के लिए आपको एक स्प्रे करना पड़ेगा, जो कि पैक्लोब्यूट्राजोल होता है 40% SP वाला 30 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 15 लीटर में घोल बना करके स्प्रे कर देना है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं स्प्रे के शेड्यूल की। फर्स्ट स्प्रे आपको 25 से 30 दिन के बाद में कर देना है, जिसके लिए आपको जो दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी वो प्रोफिनोफोस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% EC 30 ml प्लस कार्बनडाजिम 12% प्लस मोनोकोजिब 63% WP 40 ग्राम प्लस NPK 191919 घुलनशील खाद होता है, जो कि 100 ग्राम आपको प्रति 15 लीटर की जो कैन आती है उसमें घोल बना करके आपको स्प्रे कर देना है। अब बात करते हैं सेकंड स्प्रे हमें कब करनी चाहिए। 40 से 45 दिन की जब आपकी फसल हो जाती है तो कि उसके बाद में आपको स्प्रे करनी पड़ेगी बीटा साइक्लोफ्लुट्रिन
8.49% प्लस एमिडाक्लोप्रिड 19.8%, 12 ml प्लस टेब्यूकॉन्जबल 10% है, सल्फर 65% है, WG 40 ग्राम 15 लीटर का पानी के लिए करके उसमें घोल बना करके आपको प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर देना है। अब बात करते हैं किसानों ये थर्ड स्प्रे हमें कब करनी चाहिए, जब आपकी फसल 60 से 70 दिन के हो जाए उसके बाद में आपको ये स्प्रे कर देनी है। पैक्लोबुट्राजोल 40% SC 3 ml, और आपको इसमें और लेना पड़ेगा फर्टिलाइजर क्यूनोल फॉस 25% EC 40 ml, जो कि 15 लीटर की जो टंकी आती है उसमें घोल बना करके आपको स्प्रे कर देना है। इससे क्या है, जो थर्ड स्प्रे मैंने किसान भाइयों बताया उसमें आपको उत्पादन में वृद्धि देखने को भी मिलेगी और उत्पादन भी ज़्यादा हो जाएगा। किसान भाइयों आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।